हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैलेडिन इंस्टीट्यूट। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है मोशन का, जहां पर हम कुछ टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू मोशन उनको देखेंगे एंड आफ्टर दैट जो है हम न्यूटन के जो लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। सो पहली टर्म है स्पीड। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, दैट इज स्पीड। और स्पीड के लिए जो इक्वेशन है, इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते कि जो मूवमेंट हुई है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये हम यहाँ पर नहीं बात करते हैं। और जो एसआई यूनिट है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड। और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी जो है जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब जो है दो और टर्म्स हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब जैसे हो गया कि सेम या कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है हम उसको बोलेंगे जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, वो कवर करे इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जो उसका डिस्टेंस टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म यानी वो कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वो है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है हुई है कितने टाइम में, दैट इज वेलोसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर जो है हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है। और इसकी जो इक्वेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट सेम है एज दैट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो उसके लिए यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि अगर अभी हमने दो टर्म्स देखी थी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो तब उस केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है सिंपल, कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है। तो अगर ये हम यूज करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकल जाएगी। बट अगर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से। तो जो इक्वेशन बनी u प्लस वी अपॉन 2। तो इस तरह से हमें जो है एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, देन फाइनल टाइम के ऊपर कितनी थी जब चेंज हुई। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। और यहाँ पर एक और टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी, जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को से, यानी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, तो हम देखेंगे कि ए के रिलेटिव जो है बी की वेलोसिटी कितनी है, या बी के रिलेटिव में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, जहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनको रिलेट कर रहे हैं आपस में, जैसा टर्म बता रही है। देन नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है इसको हम स्मॉल a से जो है डिनोट करते हैं एंड इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ या डिक्रीज कर रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है ये हमें देखने को मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन वहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना हो कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है, तो हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं कैसे, कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, इनको माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। यानी पहले किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है से कि वो 20 मीटर पर सेकंड थी, देन आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया और अब उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 हो गई है। तो अब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो हम बोलेंगे ये जो है 10 मीटर पर सेकंड जो है चेंज आया है इसके अंदर। साथ में हम यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि कितने टाइम में चेंज आया, तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं t दैट इज टाइम के साथ। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन करके आती है एक्सेलरेशन के लिए वो है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है
वो चेंज आया है वेलोसिटी में, और यहाँ पर एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये भी आप जो है याद रखेंगे। देन जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव यानी जब जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसी के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर जो हमारी v की वैल्यू है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर उसकी वैल्यू कम होगी u से तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि हम कहें अगर फाइनल वेलोसिटी से के 10 है और इनिशियल जो है वो थी 20, तो इस केस में हमारे पास -10 आ जाएगा। टाइम आगे जितना भी है, से 5 सेकंड है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो जो है ये माइनस में आ रहा है। तो अगर v की वैल्यू यानी कि ग्रेटर है देन u तो पॉजिटिव में आएगा, और अगर v की वैल्यू कम है इनिशियल वेलोसिटी u से तो जो हमारे पास आगे आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में। तो या इसको आप सिंपल ये कह सकते हैं, अगर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम हो रही है तो उसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल सी टर्म है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम अब कुछ ग्राफ्स हैं उनको देख लेते हैं। ये जो कुछ ग्राफ हैं टाइम और स्पीड के, तो यहाँ पर जो पहला ग्राफ ये आप देख रहे हो, इस तरफ हमने डिस्टेंस लिया है, यहाँ पर स्पीड ली है। यहाँ पर क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट से, बस आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि ग्राफ की शेप कैसी है। तो डिस्टेंस स्पीड ग्राफ अगर हम देखें फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो हमें जो है ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जो स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो डिस्टेंस स्पीड का ग्राफ जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी आपको एक जे शेप कर्व जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट के अंदर है, तो उस केस में जो है हमें स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ जो है इस तरह से देखने को मिलेगा, ये जो है लाइन। देन कुछ और ग्राफ है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखें फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखें तो ये हमें इस तरह से जिग जैग देखने को मिलेगा, या आपको ये जो है इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, एक जे शेप टाइप का कर्व, या आपको ये इसी तरह से जो है ये इस तरह से जिग जैग देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो आपको जिग जैग या थोड़ा जे शेप टाइप में दिख सकता है। और अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व भी नहीं है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सीधा रहेगा इस तरह से। और अगर डी एक्सेलरेशन है, जैसे अभी हमने बात की डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर रिटार्डेशन है, यानी जो स्पीड है वो कम हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ, तो उस केस में हमें इस तरह से लाइन जो है देखने को मिलेगी, नीचे स्लोप में आ रही है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जिसकी आप सिंपल बस इतना याद रखें कि इसकी शेप जो है वो किस तरह की है, तो दैट इज इनफ। देन हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं यहाँ पर मोशन की। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो कैसे आई, इनकी डेरिवेशन क्या है वो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें याद रखना है कि जो ये इक्वेशन है क्या है, या तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर कोई न्यूमेरिकल हो सकता है जो हम इनको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s जो है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम, और यहाँ पर a एक्सेलरेशन, t टाइम। वैसे ही थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिसको आप याद रखें, अगर कोई न्यूमेरिकल हो इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कहीं आपसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पूछ ली, या से कि एक्सेलरेशन पूछ लिया है, अगर आपको से एक्सेलरेशन पूछा और आपको बाकी जो है वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो आप इसका यूज करके जो है निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा, या डायरेक्टली भी जो है पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है हम अब बात कर लेते हैं कुछ और यहाँ पर टर्म्स हैं न्यूटन जो लॉज है उसको स्टार्ट करने से पहले। तो फोर्स जो है उसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं पुश और पुल, जो कि आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी इन्फ्लुएंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। यहाँ पर एक टर्म आती है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन जो है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है या मोशन में है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई जो से कि ऑब्जेक्ट है वो
कहीं रखा हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट के ऊपर है, तब मैं बोलूंगा जो स्टेट ऑफ मोशन है उस ऑब्जेक्ट की वो ये है कि इट इज एट रेस्ट। और अगर से कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, से देयर इज अ मूविंग कार, तो मैं कहूंगा कि जो स्टेट ऑफ मोशन है उस कार का वो है कि वो मोशन के अंदर है। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है इसका सिंपल मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर सकता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट के अंदर ला सकता है। दैट इज फोर्स। फोर्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे, बट उससे पहले जो है कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर उनको देख लेते हैं। वन इज इनर्शिया एंड अदर वन इज इम्पल्स। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में जो है हम थोड़ी सी यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। तो इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इनएबिलिटी या सिंपल आप कह सकते हो कि इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक ऐसी बॉडी की एबिलिटी है कि जिसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। आसान लफ्जों में ये कहें कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि जो उस ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहना चाहता है। दैट इज इनर्शिया। यानी ये एक टेंडेंसी है बॉडी की जो कि उसको रोकती है जब वो अपना स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको चेंज करे। अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि जो उसको रोकती है कि वो मोशन में ना जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। सो इट इज द मेयर ऑफ मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसका कितना इनर्शिया होगा वो मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हम कह सकते हैं। यानी जितना ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसके पास इनर्शिया होगा और उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को जो है मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो इनर्शिया जो है इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि वो चाहता है कि वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहे। और अगर आप उसकी स्टेट ऑफ जो मोशन है उसको चेंज करना चाहते हो तो वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उसी रेजिस्टेंस को भी हम जो है इनर्शिया कहते हैं। तो दिस इज रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट टू व्हेन वी आर अबाउट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इस तरह से भी हम इनर्शिया जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बस इसमें इतना है, ये आप दो पॉइंट्स याद रखें। देन दूसरी टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स जो है इसको हम डिफाइन करते हैं लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। कि आप जो फोर्स लगाते हो, या इसको आप सिंपल कह सकते हो किसी भी एक्टिव पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो हम एक्टिव फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज इम्पल्स। गिवन टाइम में आप कह सकते हो इन अ गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में आप कितनी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो। तो यहाँ पर हम दो चीजें बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कि टाइम की कि गिवन टाइम में, दूसरा हम बात करें कितनी फोर्स लगाई जा रही है। तो इसलिए जो इम्पल्स है वो इक्वल है किसके, फोर्स इनटू टाइम। और जो एसआई यूनिट है इम्पल्स की वो है न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। तो ये दो यूनिट्स हैं, एक तो न्यूटन सेकंड क्योंकि जो हमारे पास फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन है और टाइम की सेकंड है, या दूसरी यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो ये दो यूनिट्स हैं जो इसकी तो ये भी आप याद रखेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो, ये जो है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या है ये अभी हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं इम्पल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना वेयर आर रैप्ड इन पेपर आर थर्मो। जैसे हम देखते हैं कि जो सामान वगैरह है उसको हम जो है थर्मोकोल या पेपर वगैरह में पैक होता है, या बोगीज जो ट्रेन की है वहाँ पर बफर वगैरह, ऐसे ही गाड़ियों वगैरह में भी बफर का सिस्टम होता है ताकि जो इम्पल्स है या जो ये फोर्स है उसका इम्पैक्ट जो है उसको कम किया जाए, उसके लिए ये हैं। तो यहाँ पर हाँ एक और यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, जैसे हमने अभी इनर्शिया की बात की। तो इनर्शिया जो है वो आप कह सकते हो कि दो टाइप्स का होता है, वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड अदर वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट के अंदर ही रहे। तो जब आप अगर उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करोगे तो वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि वो बोलेगी नहीं भाई मुझे रेस्ट में ही रहना है, मोशन में नहीं जाना। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, की बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया
कि बॉडी मोशन में है तो वो मोशन के अंदर ही रहना चाहती है। यहाँ पर इसकी जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब आप जो है गाड़ी में बैठे होते हैं और आप अभी जो है रेस्ट के ऊपर हैं और गाड़ी भी जब मूव नहीं कर रही तो वो भी रेस्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है चलना स्टार्ट करती है तो हम जो है पीछे की तरफ जो है गिरते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि जब गाड़ी जो है रेस्ट पे थी पहले और आपकी बॉडी भी रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट करती है तो आपकी जो लेग्स हैं वो मोशन के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि दे आर इन कांटेक्ट विद द बस। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो अभी भी जो है रेस्ट में रहना चाह रही है, बिकॉज़ वो पहले रेस्ट में थी और वो उसके पास टेंडेंसी है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन है उसको क्या करना चाह रही है कि कंटिन्यू रखना चाह रही है। तो इसलिए हम जो है पीछे की तरफ गिरते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया मोशन की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, जहां पर भी जो है गाड़ी मूव कर रही है, मोशन में है, एंड सो इज अवर बॉडी। और जैसा ही जो है गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी रेस्ट में आई तो हमारी टांगें जो है वो भी उसके साथ रेस्ट में आ जाती हैं, बट अवर बॉडी जो अपर बॉडी है इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। तो उसकी वजह से जो है इनर्शिया है, तो इनर्शिया मोशन, तो हम आगे की तरफ जो है वो गिरते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो कि जब हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो गीला कपड़ा है उसको यूजुअली थोड़ा सा ये झटके से या आप कह सकते हो जर्क देते हैं पानी सुखाने के लिए, तो उसमें भी जो पानी की वो ड्रॉप्स हैं तो वो कपड़े के साथ में दे आर इन रेस्ट। और जैसे ही आप कपड़ा जो है उसको एक जर्क देते हो तो क्या होता है कि जो कपड़ा है पानी अलग हो जाता है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जो वो पानी के ड्रॉप्स हैं दे टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ मोशन था क्या रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाह रहे थे, बट जैसे ही आपने झटका दिया उसका कपड़ा जो है वो मोशन में आया, बट ड्रॉप्स टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। ये एग्जांपल है। इसी तरह से अगर एक कैरम आप देखो कैरम बोर्ड, उसमें जो वो कैरम काइंस रखे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर इस तरह से आप पाइल बना करके रखो तो अगर स्ट्राइकर को इस नीचे वाली जो ये कैरम है इस कॉइन है इसको हिट करते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि ये जो है यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, बट ये जो पाइल है अभी भी गिरती नहीं है। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट के अंदर थी, दे स्टिल वांट टू बी इन रेस्ट, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो है ऐसा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो ये हमने इनर्शिया की बात की। तो इनर्शिया जो है इसका कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। तो गैलीलियो जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो है इनर्शिया का जो है कंसेप्ट दिया था, जहां पर उन्होंने बात की थी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जब तक उसके ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो वो जो है अगर रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। उसके बाद जो न्यूटन है उन्होंने इन जो गैलीलियो की ये स्टेटमेंट वगैरह इन चीज़ों को जो है देखा और जो फोर्स है या मोशन है उनके 3 लॉज जो दिए थे, दैट इज जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। 3 लॉज हैं न्यूटन के जो अभी हम देखेंगे। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इनर्शिया। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और उसके अलावा जो है लॉ ऑफ इनर्शिया या इसको जो है गैलीलियोज लॉ भी कहा जाता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज गैलीलियो ने सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था इनर्शिया को उसलिए। तो ये तो थोड़ी सी टर्म्स होगी। अब जो है हम न्यूटन के जो लॉज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में भी ये सभी एग्जांपल आ जाएंगी जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, ये सभी एग्जांपल वहाँ पर भी आ जाएंगी। बट न्यूटन के लॉज डिस्कस करने से पहले एक यहाँ पर और पॉइंट जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आ जाता है फोर्स की 2 टाइप्स हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। वो थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। अब जो 2 टर्म्स हैं हमने कहा, फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अदर वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, यहाँ पर आप हम थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे तो आप बेटर समझोगे इससे कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है जो इस ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ खींच रहा है, यानी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। और ये जो बंदा यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, से कि ये लगा रहा है 20 न्यूटन की। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, और एक बंदा यहाँ पर है वो जो है इस चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो से कितनी है 30 न्यूटन। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी तरफ मूव करेगा, वो जो है यहाँ पर हम अगर देखें तो लेफ्ट में मूव करेगा। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगा रहा है जो यहाँ पर पर्सन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रियल में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, तो अगर हम देखें कि 20 न्यूटन तो ये लगा रहा है, तो 20 इस
तरफ भी अगर है तो वो 20-20 कैंसिल हो जाएगी और नेट फोर्स है वो 10 न्यूटन लग रही है। मतलब जो रियल फोर्स इस वक्त इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है, जो इसको मूव करा रही है, दैट इज 10 न्यूटन। तो हम बोलेंगे जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो कितनी है, 10 न्यूटन। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो फोर्स राइट वाली डायरेक्शन में लग रही है और लेफ्ट वाली डायरेक्शन में लग रही है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह की जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, दोनों तरफ डिफरेंट फोर्स लग रही है। तो जो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है उसमें दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अनइक्वल लग रही है और नेट फोर्स जो है हमारे पास जीरो नहीं आ रही है, यानी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो से ज्यादा ही होगी। लेकिन अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स में क्या है किससे कि यही ऑब्जेक्ट है, इस तरफ 20 न्यूटन अगर लग रही है तो दूसरा बंदा भी जो फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन ही लगा रहा है। तो होगा क्या कि जितनी फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे का इफेक्ट जो है उसको कैंसिल कर देंगी। और अगर हमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितनी लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो 20 - 20 ये जीरो हो जाएगा, यानी जो नेट फोर्स लग रही है वो बिल्कुल इसके ऊपर जीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स अभी इसके ऊपर कोई भी नहीं लग रही है। और इस वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो जो फोर्स है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव कराना चाहते हैं तो अगर फोर्स क्या है, सॉरी अनबैलेंस्ड होनी चाहिए अगर हम उसको मूव कराना चाहते हैं। अगर फोर्स जो है वो अनबैलेंस होगी तो ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो हम ये भी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो ऐसी फोर्स है जहां पर जो हमारे पास नेट फोर्स बन करके आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और अनबैलेंस में जो नेट फोर्स है वो हमारे पास जीरो से जो है ग्रेटर होगी। तो ये अगर आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम अब बात करेंगे जो न्यूटन के लॉज हैं उनकी। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसा अभी हमने जो है बात की है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा उसकी, या अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हो। मतलब कि जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज करने के लिए हमें उसके ऊपर कोई जो है फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम डिटेल में ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं जब हमने इनर्शिया डिस्कस किया। तो जो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहां पर जो इनर्शिया की एग्जांपल हमने बात की वही एग्जांपल जो है यहाँ पर भी आ जाएंगी। और इसको गैलीलियोस लॉ जो है भी कहा जाता है, ये भी जो है आप याद रखें। उसके अलावा यहाँ पर जब न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें एक और टर्म जो है वो यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब वो अभी देखते हैं, पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो मोमेंटम है इसको हम डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। अब मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम बोलेंगे ये मोमेंटम है। जैसा हमने कहा पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है तो उसकी कितनी पावर है, दैट इज मोमेंटम। यानी कि जो मोमेंटम है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का ही होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के ऊपर है तो उसका मोमेंटम जो है वो जीरो होगा। अब इसमें आप जो यहाँ पर इक्वेशन है वो अगर देखें तो मोमेंटम जिसको हम p से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू m इंटू वी। m जो है वो क्या है, मास है, और v वेलोसिटी है, या सिंपली हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये है हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है मोमेंटम की। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मास कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम भी कम होगा। यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जो बुलेट होती है, जो गन से जब बुलेट को फायर किया जाए तो बुलेट की इवन दो अगर आप देखें तो काफी जो है छोटा साइज होता है, छोटी सी बुलेट होती है, लेकिन
still it is having capability to kill a person because of its momentum, क्योंकि उसकी velocity बहुत ज्यादा होती है, velocity ज्यादा है मतलब उसका momentum बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो एक छोटी सी बुलेट है वो भी काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है, इट कैन किल अ पर्सन। और या आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आपने काफी तेजी से कोई छोटा सा अगर पत्थर भी किसी को मारा है तो वो पत्थर जो है वो भी काफी ज्यादा जो है इंजरी कर सकता है बंदे को बिकॉज ऑफ मोमेंटम। अगर आप यहाँ पर मास की भी बात करें तो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी अगर से कि कोई साइकिल है अगर वो टक्कर मारती है किसी इंसान को तो कम उसको जो है इंजरी होगी एज कंपेयर टू अगर उसको कोई जो मूविंग से के कार है या बस है वो अगर उसको जो है आकर के हिट करती है। तो मोमेंटम इन दोनों चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसकी इक्वेशन जो है वो आप याद रखें। इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है मोमेंटम की वो क्या है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मास है इसकी जो यूनिट है वो है केजी और वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट है मोमेंटम की वो होगी केजी मीटर पर सेकंड। तो ऐसा ही यूनिट मोमेंटम की ये भी आप जो है याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा भी हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका मोमेंटम जीरो होगा, से कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 केजी और वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो जब हम 50 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी जीरो एज अप्लाइंग दिस फार्मूला P इज इक्वल टू mv। तो रेस्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है ये भी आप याद रखेंगे, एट रेस्ट मोमेंटम जो है वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। अब जो है हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी बात करते हैं जो कि मोमेंटम के साथ ही कंसर्न है। वो क्या कहता है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जैसा आप देख सकते हैं स्टेटमेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो है किस रेट से चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स, कि हमने कितनी फोर्स जो है उसके ऊपर जो है अप्लाई की है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको हम जो है थोड़ा मैथमेटिकली अगर देख लें तो जैसा हमने कहा था चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमने कहा था कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो हमने कहा था मोमेंटम किसके इक्वल है, एम वी यानी मास इंटू वेलोसिटी के। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, हम निकालना चाहते हैं कि मोमेंटम के अंदर जो है कितना चेंज आया है, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, जो चेंज इन मोमेंटम है इट विल बी इक्वल टू हमारे पास से कि कोई इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो अगर हमें रेट अगर हमें निकालना है कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है उसको हमने माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। अब मोमेंटम जो है किसके इक्वल है, एम वी के, तो फाइनल मोमेंटम जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू। यू हमने क्यों लिखा, तो यू जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये पूरा हम जो डिराइव कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट से इतना याद रखने की, सिंपली ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बाकी सिर्फ आप अगर इसको याद कर लेंगे इक्वेशन को तो काफ़ी है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो एम वी माइनस एम यू होगा, एम कॉमन आ गया तो वी माइनस यू, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं कुछ टाइम में हुआ होगा तो डिवाइडेड बाई टी। तो अभी हम इक्वेशन जब पढ़ रहे थे मोशन की, तो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें कहती है कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो यू वी माइनस यू अपॉन टी है इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हो जाएगा क्या, एम ए के प्रोपोर्शनल, यानी रेट ऑफ मोमेंटम वो प्रोपोर्शनल है एम ए के। देन जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई कांस्टेंट लाते हैं के एम ए हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू के एम ए, के जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 ली जाती है, तो 1 इंटू एम ए करेंगे तो ये हमारे पास एम ए आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल हो गया, एम ए। जैसा हमने कहा कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ की। अब ये कैसे आया इस पे आप ध्यान ना दें, आप सिंपली बस इतना याद रख लें कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर आती है मैथमेटिकली सेकेंड लॉ, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर एम क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, जैसा हम ऑलरेडी पीछे बात भी कर चुके हैं। ये जो टर्म है एक्सेलरेशन वगैरह क्या है, फोर्स क्या है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको आप सिंपली जो है बस ये स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कैसे हुआ ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना जो है आप याद कर लें तो वो जो है काफ़ी है। देन हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी बात कर लेते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट है वो सिंपल है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
कि कोई भी अगर आप एक्शन करते हो तो उसका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। एक तो इसने कहा कि इक्वल होगा, दूसरा एपोजिट होगा। इसको जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम वॉकिंग की बात करें, जब हम चलते हैं तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो इन्वॉल्व होता है। यानी हम जो फोर्स लगाते हैं जो ग्राउंड है या जो ज़मीन है उसके ऊपर, तो बदले में उतनी ही फोर्स जो है वो हम हमारे जो ऊपर जो है वो अप्लाई होती है, एंड इट हेल्प अस इन वॉकिंग। उसके अलावा जो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि गन रिकॉइल की, गन रिकॉइल यानी जब जो बंदूक है उसमें से जो गोली है वो फायर की जाती है तो जो गन है वो थोड़ा पीछे की तरफ जो है मूव करेगी। अब इसमें जितना फोर्स से आगे गोली गई है उतनी फोर्स से जो है गन जो है पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। उसके अलावा यहाँ पर जो से कि कोई बोट है और उस यहाँ पर से कि ये कोई यहाँ पर बोट है और बोट से आप यहाँ पर उतर रहे हो लैंड के ऊपर, तो इसमें क्या होगा कि जब आप बोट से यहाँ पर उतरोगे तो बोट जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ मूव करती है, क्योंकि आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई, जितनी फोर्स आगे लगा रहे हो तो बोट उतना पीछे की तरफ मूव करती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, सिंपल सा है इसमें ये कुछ एग्जाम्पल जो है आप वो भी देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल, क्योंकि आपको जो है ये एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी पूछी जा। तो लास्ट में हम थोड़ी बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हाँ, ये लॉ जो है ये बात कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स जो है एक्सर्ट करते हैं तो जो टोटल मोमेंटम है उनका वो जो है वो सेम रहेगा अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। क्या मतलब हुआ इसका, से कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये कोई ऑब्जेक्ट है बी। अब ये दोनों जो है से कोलाइड करते हैं, इनकी कोलिजन हुई, यानी एक दूसरे के ऊपर इन्होंने क्या किया, फोर्स लगाई, कोलिजन हुआ। अब कोलिजन के बाद यानी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाई। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों से कि ये ऑब्जेक्ट ए है ये बी है, ये टकराने के बाद ये से इस डायरेक्शन में गया, ये इधर गया, बट इन दोनों का जो मोमेंटम था जितना यहाँ पर था और जितना यहाँ पर है वो दोनों सेम होगा। से कि मैं कहूँ अगर यहाँ पर 10 था यहाँ पर भी 10 है, 10 ही रहेगा, अनलेस अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती तो ये उस केस में सेम रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे तो चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं इस्लाम में कि जो टोटल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट्स का फोर्स लगाने के बाद भी जो है वो क्या रहेगा, सेम। कब, अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। तो ये बात है जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं से ये मोशन के अंदर थे, फिर ये टकराए, यानी एक दूसरे के ऊपर इन्होंने कुछ फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद अगर यहाँ पर हम देखें और फोर्स लगाने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों केसेस में जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले भी जब हमने मोमेंटम वगैरह पढ़ा था तो उसमें जो है कुछ एग्जांपल्स जो है आप याद रख सकते हैं, जिसमें जैसे कोई कैच पकड़ने के टाइम जब जो फील्डर है वो थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे कर लेता है, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम, ताकि मोमेंटम थोड़ा कम हो बॉल का, क्योंकि हमने कहा था मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी पे। तो बॉल काफी हाई स्पीड के साथ होता है, उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए तो इसी तरह न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें रॉकेट की जो प्रोपल्शन है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो भी थर्ड लॉ की जो है आ जाती है। या आप जो है कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो भी देख लें कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की। सिंपल सा है, अगर आप उसको थोड़ा समझते हो तो आप सिंपली वो भी एप्लीकेशन जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जाम में जो है एप्लीकेशंस भी जो है पूछी जा सकती हैं। बाकी थोड़ी इक्वेशंस हैं वो आप देख लें, और यही जो है अगर कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो इक्वेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं सॉल्व करने में। जो सिंपल सी इक्वेशन है ऐसा यूनिट्स वगैरह हैं। तो ये हमने थोड़ा सा जो है शॉर्ट में एज अ क्रैश कोर्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ज़्यादा यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं गए, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से कवर करने की कोशिश की है।